हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को कल के वीडियो में हमने बताया था सेल के विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर में क्या संबंध और क्या अंतर होता है। ठीक है, आपने तैयार किया होगा। आज आपके लिए लिख रहा है किरचॉफ के नियम। देखिए, आपको ये मान लीजिए कि इस लेसन में बहुत ही मुख्य टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ क्या है और उसको बढ़िया तरीके से आप जानेंगे। तो इस पर मुख्य रूप से होते हैं आपके न्यूमेरिकल, परीक्षाओं में अधिकतर न्यूमेरिकल इस पर आधारित पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए किरचॉफ के नियम में क्या है। आपने पढ़ा है हम विभिन्न परिपथों को जब हल करते हैं तो विभवांतर या धारा की गणना करते समय हम ओम के नियम का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन यदि परिपथ सरल है तो ओम का नियम लगाना सुविधाजनक है, लेकिन परिपथ अगर बहुत ही जटिल है तो फिर ओम का नियम जो है असुविधाजनक होता है। ठीक, तो जटिल वैद्युत परिपथों को हल करने के लिए गुस्टाव किरचॉफ ने परिपथ संबंधी दो नियम दिए। ठीक, देखो पहले ऐसा था किरचॉफ के नियम आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, किरचॉफ के विकिरण संबंधी नियम, यहाँ पे किरचॉफ के परिपथ संबंधी नियम। ठीक, तो जटिल वैद्युत परिपथों को हल करने के लिए किरचॉफ ने परिपथ संबंधी दो नियम बताए। ठीक, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं जटिल वैद्युत परिपथों को सरल ढंग से हल करने के लिए, सरल ढंग से हल करने के लिए गुस्टाव किरचॉफ ने परिपथ संबंधी दो नियम बताए। परिपथ संबंधी दो नियम बताए। देखिए पहला नियम क्या है। पहला नियम है किरचॉफ का धारा संबंधी नियम। ठीक है, किरचॉफ का धारा नियम, या कह सकते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम, या कह सकते हैं किरचॉफ का संधि नियम। ठीक, उसके कई नाम हैं। तो पहला नियम है किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ का धारा नियम, किरचॉफ का धारा नियम, अथवा इसको कह सकते हैं संधि नियम। इसको नाम डाल सकते हैं संधि नियम। ठीक, जंक्शन लॉ इसको बोल सकते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल शॉर्टकट में कह सकते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, तो ये क्या होता है, या यहाँ पर हमने नाम लिखा, इसको संधि नियम भी कहते हैं या प्रथम नियम को संधि नियम कहते हैं। संधि क्या होती है, किसी वैद्युत परिपथ में संधि क्या है, जंक्शन क्या है। तो जंक्शन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कोई चौराहा है, चौराहा एक संधि है जंक्शन में। अब परिपथ में जंक्शन क्या है, जहां पर परिपथ के कई भाग, कई शाखाएं जिस बिंदु पर मिल जाए आगे, वो जंक्शन है। जैसे परिपथ की तीन शाखाएं एक पॉइंट पर मिल जाए तो एक जंक्शन है। ठीक, जैसे चौराहा होता है तो चार रास्ते जगह पर मिलते हैं तो जंक्शन है। उसी प्रकार परिपथ में भी यदि कई भाग उसके एक स्थान पर मिले तो वो संधि है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि परिपथ में कोई एक ऐसा पॉइंट है जंक्शन जैसा है जहां पर इस प्रकार से परिपथ के कई भाग एक स्थान पर मिल जाते हैं। ठीक है, ये स्थिति है। अब परिपथ के कोई भाग हम लेंगे, इससे करंट फ्लो करेगा, नाम है धारा नियम। तो ये आपका एक संधि या जंक्शन है और इस जंक्शन की ओर ये धाराएं जा रही हैं। मान लीजिए I1 धारा, I2 धारा, I3 धारा जंक्शन की ओर जा रही है। ठीक, और फिर क्या, कुछ धाराएं
जैसे मान लीजिए चौराहा होता है, कुछ लोग आते हैं वहां तक, कुछ लोग से दूसरी ओर से जाते हैं। वैसे कई धाराएं आई और कुछ धाराएं जो है दूर की ओर चली। ठीक, जैसे इस जंक्शन की ओर 3 धाराएं आ रही है, I1 I2 I3 I4 I5 जो है दूर जा रही है। तो किरचॉफ ने क्या बताया कि किसी परिपथ में, कोई जैसे हमारा परिपथ है, परिपथ में कोई जंक्शन है, संधि है, उस संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब सारी धाराओं को अगर हम इनको जोड़ दें तो इनका बीजगणितीय योग शून्य आएगा। ठीक, तो किरचॉफ करंट लॉ यही है कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग सबको चिन्ह सही जोड़ेंगे। ठीक, अर्थात सिग्मा आई इक्वल टू 0 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। अब हमने सिग्मा आई बीजगणितीय योग तो लिया, लेकिन इसमें चिन्हों का निर्धारण कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास एक हमने संधि बनाई हुई है। ठीक, मान लीजिए पॉइंट O है और यहाँ पर एक संधि है पॉइंट O पे, और इस संधि की ओर कई धारा जा रही है। जैसे I1 धारा जा रही है, I2 धारा जा रही है, I3 I4 I3 I5 धाराएं जो दूर जा रही है, और हमें सबका बीजगणितीय योग करना। तो सब लोग ध्यान रखेंगे कि जो धाराएं संधि की ओर जाती हैं उनको प्लस चिन्ह से लिखा जा सकता है। जो धाराएं हमारे संधि की ओर जाएंगी वो सारी प्लस चिन्ह से प्रदर्शित की जाएंगी, और जो धाराएं संधि से दूर जाएंगी वो माइनस चिन्ह से व्यक्त करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें I1 I2 I3 धारा संधि की ओर जा रही है, I4 और I5 संधि से दूर जा रही है। तो ये धाराओं का चिन्ह कैसा होगा? प्लस। ये प्लस की होगी, लेकिन I4 I5 I3 होगी माइनस। तो जब हम यहाँ पर सिग्मा आई निकालेंगे ना, तो आप योग कैसे करेंगे? I1 प्लस I2 प्लस I3 और I4 और I5 जो होंगे ये आपके ऋणात्मक निकलेंगे। तो यहाँ पर आएगा माइनस I4 माइनस I5 बराबर 2। ठीक, देख लीजिए, जो धाराएं संधि की ओर आ रही है चिन्ह प्रॉपर्टी है वो प्लस चिन्ह से लिखी गई है, और जो धाराएं संधि से दूर जा रही है वो माइनस चिन्ह से लिखी गई है। तो हम यहाँ पर इसको ला सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 I4 आएगा इधर में, तो ये हो जाएगी I4 और ये क्या हो जाएगी I4। आप सोचो जरा I1 I2 I3 कौन सी धाराएं हैं जो संधि की ओर आ रही है, और I4 और I5 वो धाराएं हैं जो संधि से दूर जा रही है। तो इस नियम का दूसरा अर्थ भी हो सकता है, अर्थात संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यहां पर हम लिख सकते हैं अर्थात संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, देख लीजिए
आप नियम को ये ना लिखें, ये भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। और परीक्षा में कोई पूछा जाए इसमें से कोई लिख सकते हैं, चाहो तो इतने तक कर सकते हो, संधि बनाकर दिखा सकते हो। अब बताओ हमें, जब संधि की ओर आने वाली धारा वो संधि से जो दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर है, तो फिर संधि पर क्या आवेश इकट्ठा हो सकता है? नहीं, आवेश नहीं होते। अगर चौराहे पर व्यक्ति दो रास्तों से आए और दो से जाएं, जो आए वो जाते रहें, तो चौराहे पर भीड़ नहीं जमा होगी। ऐसे ही जब धाराएं हमारी चलती रहेगी, यहाँ पर पहुंचेगी वो उधर निकल जाएंगी, तो संधि पर कोई आवेश एकत्रित नहीं होगा। मतलब यहाँ से जो भी आवेश प्रवाहित होगा वो ये वाले आवेश के बराबर होगा, तो आवेश में कोई परिवर्तन नहीं। तो इसलिए ये नियम आवेश संरक्षण बराबरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में पूछा जाए कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित, किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो किरचॉफ नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। यहाँ पर लिख देंगे, अतः संधि पर आवेश एकत्रित नहीं होता, इसलिए यह नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक, नीचे ये लिख देंगे, अतः संधि पर आवेश एकत्रित नहीं होता है, अतः यह नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। अतः यह नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये बहुत ये जो ग्राइंडर है, ठीक। तो ये किरचॉफ करंट लॉ है, केसीएल, इसके अनुसार आपका इस पर आधारित कोई न्यूमेरिकल है तो कोई कठिनाई नहीं है। ये जिस पर आधारित कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। आपको बता दें इस पर आधारित न्यूमेरिकल कैसा हो सकता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई जंक्शन है, ध्यान देना, ठीक, और इस जंक्शन पर कुछ करंट आ रही है, कुछ करंट जा रही है, ऐसी स्थिति है। ये 4 एम्पीयर करंट, ये 2 एम्पीयर करंट, ये 1 एम्पीयर, ये आई करंट, ये आपका दिया है 1.5 एम्पीयर, ठीक। अब आपसे पूछा जा रहा है ये कि इसमें आई की वैल्यू क्या करेंगे आपके पास तरीका है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो बहुत आसान है। अब आप देख लो, संधि की ओर ये 3 धाराएं आ रही हैं, तो इन तीनों का योग कर लो, कितना हुआ 4 + 2 + 1, सॉरी 2 धाराएं आ रही हैं केवल, 4 + 2, तो 4 + 2 इधर वाली देख लो 1 + i + 1.5, ये दूर जा रही है। 4 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2.5 + i, यहाँ से i का मान निकालेंगे 6 - 2.5, तो ये 3.5 निकल आएगा, करेक्ट निकल आया। ये तो अगर आपको एक ही जंक्शन दिया हो, लेकिन कभी कभी परिपथों में ऐसा होता है कई जंक्शन दे देते हैं, ठीक। देखो, आप बिल्कुल नहीं घबराना, बस नियम लगाना कि संधि की ओर आने वाली और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। और अगर मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चनों में ऐसा भी हो सकता है कि एक ही संधि पर 3 धाराएं आ रही हैं, जाने वाली धाराएं ना हो, ऐसी स्थिति तो हो सकता है कोई धारा इसमें से ऋणात्मक हो सकती है, तो उनका योग 0 करना, प्लस लिख के चलिए योग 0 करना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इसके बाद यदि परिपथ में ऐसा हो कि कई संधियां बन रही हो तो क्या करें। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आप अपनी किताब में कर देखेंगे, उससे में आपको कई संधियों वाले क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। तो बिल्कुल नहीं घबराना, बस नियम अपना ध्यान रखना, किरचॉफ करंट लॉ, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग के बराबर है, बस बहुत आसानी से हल कर दें।
देखिए मान लीजिए एक जंक्शन ये P है, ठीक, ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर 4 एम्पीयर की करंट आ रही है, इधर से 2 एम्पीयर की करंट आ रही है, ठीक। फिर एक जंक्शन ये, यहाँ पे क्या होगा, ये 1 एम्पीयर की करंट इधर जा रही है और ये आपकी 2.5 एम्पीयर की करंट जा रही है, ये आपकी I एम्पीयर की करंट है। इसको कैसे सॉल्व करें? या ऐसा लिखा ये I1 दिया और ये I2 है, तो I1 I2 के मान बताओ। तो सबसे पहले संधि इस पर किरचॉफ का पहला नियम लगाएंगे। पहला नियम क्या बताता है? संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। तो I1 बराबर आपका निकल आएगा 6 एम्पीयर। जैसे ना दिया तो आप मान नहीं सकते हैं, यदि आपको ना दिया हो कि I1 I2 ना हो, जैसे यहाँ कैपिटल I लिखा हो, तो यहाँ के लिए आप मान नहीं सकते हैं कि I1 हमने यहाँ I डैश कुछ भी मानना है। 6 एम्पीयर I1 आया, संधि इस पर देख लीजिए जॉब कर लीजिए। इस पर I1 क्या आएगा? I1 धारा इधर आ रही है, बाकी सब जा रहा है, क्या आएगा? 1 2.5 प्लस I1 का मान कितना है? 6, 1 प्लस 2.5 3.5 प्लस I2 इक्वल टू क्या आएगा? 6 माइनस 3.5, ये आपका 2.5 तो इस पर आधारित क्वेश्चन आपको करने में कोई समस्या नहीं है, ठीक। समझना है आपको दूसरा नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम या किरचॉफ का कह सकते हैं वोल्टेज नियम उसको बोलते हैं, ठीक। दूसरा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल आप बोलेंगे उसको, शॉर्टकट में केवीएल बोलते हैं। देखिए ये क्या है, दूसरा डालेंगे किरचॉफ का वोल्टेज नियम। वोल्टेज नियम या इसको कह सकते हैं किरचॉफ का पास नियम या लूप नियम, ठीक है। पास नियम लिखो, शॉर्टकट में इसको बोलेंगे केवीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। पास नियम, पास की जगह आप लूप भी लिख सकते हैं, अभी आपको बता देंगे बंद लूप या पास क्या होता है। देखिए होता यह है, कभी कभी हमारे पास परिपथ जो है बंद होते हैं, भाई जरूरी तो नहीं है खुला खुला परिपथ होगा, हम करने नहीं कुछ कर पाएंगे, बंद परिपथ है, बंद पास में, ठीक। जैसे मान लीजिए हमारे पास परिपथ ऐसा है, ये कोई सेल लगा है जिसका कुछ विद्युत वाहकत्व है, यहाँ कुछ रेजिस्टेंस लगा है, मान लो R1 लगा है, ठीक। ये कोई सेल है जिसका विद्युत वाहकत्व V2 मान लो, यहाँ का रेजिस्टेंस आप मान सकते हैं R2, और एक सेल और मान लेते हैं, या प्रतिरोध मान लो, ऐसी स्थिति है। हाँ आप ध्यान दो, अब तो इसमें बंद हो गए पैकेट, जैसे ये भाग यही बंद है, क्या नाम रखें? P Q R S T, ठीक, ध्यान दो, P Q T U बंद भाग है, दूसरा बंद भाग है Q R S T बंद भाग, दो बंद इसमें लूप है, दो बंद लूप या इसको कह सकते हैं पास, ठीक, दो बंद पास है इसमें। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम ये लिखा है पास, तो ये जो हिस्सा ऊपर वाला इतना है ये एक पास है, ये दूसरा पास है, और P R S U अगर बोलो तो ये पूरा बड़ा पास है, तो यही लूप है, इसको लूप बोलेंगे, ठीक। अच्छा, सेल से धारा निकलती है, सेल से धारा धन टर्मिनल से निकलती है, ऋण टर्मिनल की ओर जाती है, तो इससे धारा ऐसे निकलेगी I1, इससे धारा कैसे निकलेगी I2। अच्छा ये I1 यहाँ तक आएगी, ये I2 यहाँ पर आएगी, तो किरचॉफ का पहला नियम यहाँ पर लगेगा, तो ये धारा कितनी हो जाएगी बताओ? I1 प्लस I1 इधर से आई क्यों, I2 इधर से आए तो ये I1 प्लस I2 हो जाएगी, I1 प्लस I2 यहाँ पे जाएगी ऐसे,
इधर कितनी चली जाएगी, इधर आपकी I2 चली जाएगी और ऊपर जाकर ये कितनी चली जाएगी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप धारा को किस प्रकार से बांटते हैं परिपथ में, धारा का विभाजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। और आप उसको न्यूमेरिकल में और ज्यादा क्लियर करेंगे। देखिए तो परिपथ हमारे पास कुछ ऐसे बने हैं, या हो सकता है यहाँ भी कोई सेल लगा हो, या हो सकता है ये इस प्रकार चतुर्भुज की आकृति तो बीच में विकर्ण में कोई सेल प्रतिरोध लगा हो। उन सवालों को कैसे हल करेंगे, देखिए क्या करते हैं। तो पहले आप नियम समझ लीजिए। दूसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी बंद लूप अथवा पास, लूप अथवा पास, लूप या पास, किसी बंद लूप, किसी बंद लूप अथवा पास में लगे, देखो समझ लो पहले फिर लगे विभिन्न प्रतिरोधों, विभिन्न प्रतिरोध, जैसे ये पास है तो उसमें विभिन्न प्रतिरोध R1 नीचे वाला R2 R3 और ऐसा पूरे वहां पे लोगे तो R1 R3 हो जाएंगे। विभिन्न प्रतिरोधों तथा उनमें प्रवाहित धाराओं के गुणनफल का, मतलब प्रतिरोध और धारा, जो प्रतिरोध वही धारा उसकी धारा। जैसे यहाँ पर R1 में धारा कितनी है I1, R2 में धारा कितनी है R2 में I2 धारा है, R3 में I1 प्लस I2 धारा है। प्रवाहित धाराओं के गुणनफल का बीजगणितीय योग, इसमें भी चिन्ह का ध्यान रखना है। बीजगणितीय योग कितना हो गया, प्रतिरोध और धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे, जिस पास में ऐसा ले रहे हैं प्रतिरोध धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योग, उस पास में लगे विभिन्न वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक। लगे विभिन्न वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। विभिन्न वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आप ध्यान दो, वैद्युत वाहक बल जैसे E1 E2, भाई वैद्युत वाहक बल सेल का लिखेंगे, चलिए बैटरी का। तो यहां पर आपका नियम क्या बना, विभिन्न प्रतिरोधों, प्रतिरोध का R, धारा का मतलब उनका गुणनफल हो गया I, इसका बीजगणितीय योग सिग्मा लगा, ठीक। उसमें लगे विभिन्न विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, तो विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग सिग्मा। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है सिग्मा E बराबर सिग्मा IR। किसी बंद लूप अथवा पास में लगे विभिन्न प्रतिरोधों का उनमें प्रवाहित धाराओं के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विभिन्न वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। चित्र में आइए, यहां पर हमने क्या लिया है कि एक बंद पास जैसी आकृति ली है, जिसमें सेल लगाए हैं, प्रतिरोध लगाए हुए हैं, धारा का प्रवाह दर्शाया है। अगर आपसे कभी कहा जाए इन पासों में किरचॉफ का द्वितीय नियम कैसे लागू होगा, प्रथम नियम तो हमने बता दिया। प्रथम नियम क्या बताया कि I1 धारा निकली E1 से, I2 धारा E2 से निकली, बिंदु Q पर I1 प्लस I2 होगा। लेकिन हम सेकेंड लॉ कैसे यूज करें पास में, तो बहुत आसान। देखिए पहले पास ले रहे हैं, बंद पास P Q T U P, पूरा एक बंद पास लेंगे, ठीक। पूरा एक बंद पास देखेंगे यहां पर बंद पास, पास का नाम देखिए P Q T U P। अब इसमें हमें सिग्मा E1 सिग्मा IR कैलकुलेट लगाना है। देखो
क्वेश्चनों में तुम्हारे बता दें, क्वेश्चनों में तुम्हारे ये विद्युत वाहक बल दिए होंगे, ये प्रतिरोध के मान दिए होंगे, ठीक। आपसे पूछेगा I1 I2 धारा बताओ, प्रतिरोध R3 पर विभवांतर बताओ, तो आप कैसे हल करेंगे? धारा निकाल। किसी भी प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर निकालना बहुत आसान, P बराबर IR, लेकिन I मालूम होना चाहिए। तो क्या करते हैं बताइए? बंद पास हमने लिया P Q T U P में लगाएंगे नियम सिग्मा I बराबर सिग्मा IR, सिग्मा I बराबर सिग्मा IR सिग्मा। तो चलो पहले देख लेते हैं सिग्मा I, और उससे भी पहले देख लेते हैं चिन्ह प्रॉपर्टी, चिन्हों का निर्धारण कैसे करेंगे। तो देखिए हम जो पास लिए वहीं से चलेंगे। P Q T, यहां पर एक विद्युत वाहक बल पड़ा, देख लीजिए P Q T एक विद्युत वाहक बल है E2, ठीक, E2 लेना है। फिर U P, तो इसमें क्या लेना है? E1 लेना है। लेकिन इसमें तो ऐसे जा रहे हैं और इसमें ऐसे जा रहे हैं, चिन्ह कैसे निर्धारित करें? तो देखो कभी भी आप सेल के भीतर अगर धन से ऋण की ओर प्रवेश करते जाएं तो इसका चिन्ह ऋणात्मक होगा, और ऋण से धन की ओर आएंगे तो चिन्ह धनात्मक होगा। या और बोल सकते हैं, जो हमने ये बात बताई है, धन से ऋण की ओर जाएंगे तो माइनस, और ऋण से धन की ओर जाएंगे सेल में तो प्लस, ये हर जगह लागू होगी। यहाँ पर ये भी बात लागू हो सकती है, जो करंट आया है ये I2 करंट इधर जा रहा है, हम इधर जा रहे हैं, धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे तब भी ये चिन्ह ऋणात्मक लेना है, ठीक। तो बताइए यहाँ पर E2 का चिन्ह कैसा आना चाहिए? माइनस का आना चाहिए, माइनस। अब आगे बढ़ते हैं, U P के बीच में E1 लगा है, लेकिन E1 तक हम पहुंचेंगे तो माइनस से प्लस में जाएंगे, तो E1 का चिन्ह कैसा होगा? प्लस का आएगा, माइनस E2 प्लस E1 बराबर सिग्मा IR। चलिए सिग्मा IR देख लीजिए, सिग्मा IR आप कैसे देखेंगे? P Q यहाँ पर है, प्रतिरोध भी है, धारा भी है, तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल जाने, तो IR आएगा I2 R2, लेकिन चिन्ह क्या है? हम धारा उधर जा रही है और हम लूप के अनुसार में चले हैं इधर, तो धारा की विपरीत दिशा में चले। जो हमने लूप लिया है, जो ये अगर ऐसे लिया हमने, ऐसे लिया P Q R, ऐसे लिया, ठीक। तो अगर आप ध्यान देंगे तो हम जब ऐसे चले तो धारा के अपोजिट चले, तो यहाँ पर चिन्ह का आएगा माइनस I2 R2, ठीक, धारा प्रतिरोध का गुणनफल। इधर देखिए आगे बढ़े, यहाँ पर देखो प्रतिरोध R1 में धारा I1 है, और जब हम U से P की ओर जा रहे हैं तो धारा की दिशा में जा रहे हैं, और धारा की दिशा में प्रतिरोध और धारा का गुणनफल जो होगा वो धनात्मक आएगा, ठीक। देखो फिर से ध्यान दो, चिन्हों का निर्धारण। यदि हम चलते समय परिपथ में चले, इसमें लूप में प्रवेश करें, और यदि सेल के धन टर्मिनल से ऋण की ओर जाए तो माइनस का विद्युत वाहक बल लेना पड़ेगा, और यदि ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर जाए तो प्लस का विद्युत वाहक बल लेना है। धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या है? यदि धारा की दिशा में चले तो धारा प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक है, और यदि धारा की विपरीत दिशा में चले तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल ऋणात्मक हुआ। जैसे देखिए यहाँ जब हम ऐसे लूप लिए हैं इसी अनुसार, जब हम ऐसे चल के आ रहे हैं तो I2 R2 इधर जा रहा है, हम इधर चल रहे हैं, इसलिए माइनस लिया। फिर ऊपर गए I1 R1, I1 धारा इधर जा रही है, प्रतिरोध R1 लगा है, तो I1 R1। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट डाल सकते हैं, अपना हल करने कोई तरह देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, अब एक आपके पास और लूप है, जैसे ये लूप 1 मान लें, यहाँ पर एक लूप लेंगे Q R S T, Q तक आ जाओ क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है, बंद बिल्कुल कर दो, Q R S T Q, यहाँ पर लिखेंगे, देखना इसके बाद है बंद पास क्या Q R S T Q में। देखो हमने जिस हिसाब से पास लिया है उस हिसाब से ऐसे करेंगे, ये तो इसका अगर हिसाब बनाना चाहें तो आप ऐसे बिल्कुल वैसे चले, ये लूप 2 हो गया। अब इसमें नियम हमें लगाना है सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर, सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई, ध्यान रखना सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर से यूज करेंगे तो क्या आएगा,
यहाँ से चले, ऐसे चले, पहले सिग्मा ही देखिए विद्युत वाहक बल का विषय, ऐसे बढ़ते गए, सिग्मा ही कहीं नहीं दिखा, ऐसे टी से क्यू के बीच है तो E2 पड़ा, ये भी लेना, ये नहीं कि इसमें ले लिया इसमें नहीं लिया, यहाँ भी लेना, टी क्यू के बीच में लगा E2, लेकिन ध्यान दो E2 में हम माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, तो E2 का चिन्ह प्लस का, E2 का चिन्ह कैसा होगा प्लस का, तो E2 आपका हो गया प्लस, और कोई विद्युत वाहक बल नहीं है। अब धारा और प्रतिरोध का गुणनफल देखो, QRS, जहां पर प्रतिरोध भी है धारा भी, प्रतिरोध कितना है R3, धारा कितनी है I1 प्लस I2, तो इनका गुणनफल कितना होगा I1 प्लस I2 और R3, धारा प्रतिरोध का गुणनफल, चिन्ह का होगा प्लस का, क्यों, क्योंकि हम धारा की दिशा में जा रहे हैं, धारा की डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर ऊपर और बढ़े, S T यहाँ पे प्रतिरोध नहीं, T Q तो क्या है, तो ये प्रतिरोध ये धारा, तो बताइए क्या आएगा, चिन्ह क्या आएगा प्लस का आएगा, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में I2 प्लस का हो गया, प्रतिरोध R2 हो गया, हो गया प्लस क्या डाल दें, आप जरा ध्यान दो, ऐसी कंडीशन है E1 E2 आपको ज्ञात होंगे, R1 R2 R3 मालूम होंगे, तो क्या आप I1 E2 नहीं निकाल पाएंगे, देखिए दो इक्वेशन दो अननोन क्वांटिटी होंगी, बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार किरचॉफ के, अब ये हमने जो परिपथ बताया है बड़ा आसान है, और जटिल परिपथ आएंगे तो उन परिपथों को भी हम इसी प्रकार से हल करेंगे। धारा का प्रवाह दिखाना है, प्रवाह दिखाने के पश्चात किरचॉफ के नियम लगाने, और किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है इसके नीचे लिख देना यहाँ कि यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, याद रखिए यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक। एनर्जी कंजर्वेशन, इसमें उसमें चार्ज कंजर्वेशन था, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन, तो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है और इनको तैयारी कीजिए। और इसमें बस इतना समझ लीजिए कि विद्युत वाहक बल का चिन्ह लेते समय ध्यान रखना है कि प्लस से माइनस, सेल के बीच देखो तुम खुद समझ लो, धारा ऐसे आती है, हम ऐसे जाए तो उल्टा जाएंगे तो चिन्ह माइनस से लेना पड़ेगा, माइनस से प्लस की हो जाए तो चिन्ह प्लस का लेना पड़ेगा। और प्रतिरोध और धारा के गुणनफल की बात रह गई, तो इसमें हम धारा की दिशा में ये बात धनात्मक लेंगे और धारा की विपरीत दिशा में ये बात ऋणात्मक लेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में आपने दोनों नियम पढ़े हैं, उनकी तैयारी कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको किरचॉफ के नियम के अनुप्रयोग बताए जाएंगे।